भारत की प्रायद्वीपीय नदियां यानी पेनिनसुलर रिवर्स चर्चा के लिए हमने कई शैक्षिक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स को खंगाला है 3D भौगोलिक मानचित्रों का विश्लेषण किया है। और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs के नोट्स को भी शामिल किया है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए। और दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण और मध्य भारत का ये जो पूरा रिवर सिस्टम है ना, ये उन हिमालय नदियों से भी लाखों साल पुराना है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन नदियों के नाम रखना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उस भौगोलिक रहस्य को डिकोड करेंगे कि आखिर ये नदियां एक खास दिशा में ही क्यों बहती हैं, कुछ नदियां समुद्र तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि कैसे इन नदियों ने पूरे दक्षिण और मध्य भारत को आकार दिया है। तो चलिए एक बुनियादी ओवरव्यू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज क्लियर कर देते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला जमीन का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे हमारा दक्षिण भारत। हाँ, और खाड़ी यानी गल्फ ठीक इसका उल्टा होता है, समुद्र का वो हिस्सा जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हो, जैसे खंबात की खाड़ी। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच आखिर वो सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो हमारे नोट्स और भौगोलिक सर्वे इस बात को बहुत साफ करते हैं कि हिमालयी नदियां अभी भी अपनी युवावस्था में हैं। वो अभी भी पहाड़ों को काट रही हैं, अपना रास्ता बदल रही हैं। यानी वो अभी जवान है। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ हैं, परिपक्व हैं। वो लाखों सालों से कठोर चट्टानों के बीच से बहते हुए अपनी घाटियों को लगभग अपने आखिरी लेवल तक काट चुकी हैं। और सबसे बड़ा अंतर आता है इनके पानी के सोर्स में। मतलब उनको पानी कहाँ से मिलता है? सही पकड़ा, हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं क्योंकि उन्हें बारिश के साथ साथ पिघलते ग्लेशियर से भी पानी मिलता रहता है। इसके विपरीत हमारी ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर करती हैं। तो ये मौसमी होती हैं? एकदम, जब मॉनसून आता है तो ये नदियां अपने उफान पर होती हैं, बहुत ताकत के साथ बहती हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, इनका जल स्तर कम होने लगता है और कई बार तो ये विशाल नदियां छोटी छोटी धाराओं में सिमट जाती हैं। हालांकि दक्षिण भारत में एक ऐसा अद्भुत अपवाद भी है जो इस नियम को तोड़ता है, उस पर हम आगे आएंगे। उस एक्सेप्शन का तो मुझे भी वैसे भी इंतजार है, लेकिन अभी जब मैं इन 3D मैप्स को देख रहा था तो एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज सामने आई। क्या थी वो? दक्षिण भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से शुरू होती हैं। अब पश्चिमी घाट अरब सागर के बिल्कुल किनारे पर है, तो लॉजिक तो ये कहता है कि पानी को पास वाले समंदर में गिर जाना चाहिए, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है। लेकिन ये नदियां अरब सागर में ना गिरकर पूरे पठार को पार करती हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये कौन सा लॉजिक है? ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है और इसका जवाब हमारे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में छिपा है। अगर हम इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार को एक विशालकाय मेज की तरह समझे तो ये मेज बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है क्या? बिल्कुल। लाखों साल पहले जो टेक्टोनिक हलचलें हुई ना, उनके कारण इस पूरे दक्षिणी पठार का नेचुरल ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया है और यहीं पर पश्चिमी घाट की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी वो दीवार की तरह काम करते हैं। सही कहा, पश्चिमी घाट सिर्फ पहाड़ियां नहीं है, वो दक्षिण भारत का महान जल विभाजक है, वाटर डिवाइड। ये वो ऊंचाई होती है जो तय करती है कि पानी किस दिशा में बहेगा। तो जब वहां बारिश होती है या नदियां निकलती हैं, तो वो दीवार उन्हें पश्चिम की तरफ जाने से रोक लेती है। एकदम, पानी के पास उस नेचुरल ढलान के साथ बहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए ग्रेविटी के कारण ज्यादातर नदियां एक लंबा रास्ता तय करते हुए पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल पड़ती हैं। समझ गया, मतलब ये नदियां उस ढलान के सहारे पहाड़ों और चट्टानों से होते हुए बहुत लंबा सफर तय कर रही हैं। और जब कोई नदी इतनी लंबी यात्रा करती है तो वो अकेले तो जाती नहीं है, वो अपने साथ मिट्टी, खनिज और गाद भी लेकर चलती है। हाँ, जिसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और इस लंबी यात्रा का जो सबसे खूबसूरत रिजल्ट होता है वो है डेल्टा का बनना। डेल्टा असल में नदी की जिंदगी का आखिरी और सबसे शांत हिस्सा होता है। जब ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां समंदर के पास पहुंचती हैं तो जमीन बिल्कुल समतल हो चुकी होती है, ढलान खत्म हो जाती है। हाँ, तो नदी की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। अब उस पानी में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो उस भारी गाद को आगे ढकेल सके।
तो नदी उस उपजाऊ मिट्टी को समंदर में मिलने से ठीक पहले जमा करने लगती है। और इसी जमाव की वजह से नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बन जाती है ना, जो ऊपर से देखने पर एक ट्रायंगल या ग्रीक लेटर डेल्टा जैसी दिखती है। बिल्कुल। और भारत के पूर्वी तट पर इन्हीं नदियों ने दुनिया के सबसे विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाए हैं, जो सदियों से खेती का केंद्र रहे हैं। तो चलिए इन डेल्टा बनाने वाली महान नदियों के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात आती है गोदावरी नदी की, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका बेसिन देखा मैंने मैप में, ये इतना विशाल है कि देखकर हैरानी होती है। गोदावरी वाकई बहुत बड़ी है। लगभग 1465 किलोमीटर के साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर ये पूरे दक्कन के पठार को चीरते हुए आगे बढ़ती है। और इसके आकार और इसकी पुरानी उम्र की वजह से ही इसको वृद्धा गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक पूरा ड्रेनेज नेटवर्क है जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का पानी समेट कर ले जाता है। और मैंने इनकी सहायक नदियों के नोट्स भी पढ़े, पेंगांगा, वैंगांगा और इंद्रावती। लेकिन इसमें मंजीरा नदी का जिक्र थोड़ा खास तरीके से किया गया था। वो इसलिए क्योंकि मंजीरा गोदावरी की उन चुनी हुई बड़ी सहायक नदियों में से एक है जो दक्षिण की तरफ से यानी दाईं ओर से आकर इसमें मिलती है। बाकी ज्यादातर बाएं से आती हैं। और ये पूरा नेटवर्क आगे चलकर आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही समृद्ध डेल्टा बनाता है। कमाल का सिस्टम है। अब गोदावरी से थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलें तो एक और शक्तिशाली नदी आती है, कृष्णा नदी। ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से शुरू होती है। कृष्णा नदी भूगोल और इतिहास दोनों लिहाज से बहुत अहम है। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है इस इलाके की। और मैंने एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन देखा। हमारा जो ऐतिहासिक शहर हैदराबाद है, वो कृष्णा की ही एक सहायक नदी मूसी के तट पर बसा हुआ है। सही कहा। नदियां हमेशा से सभ्यताओं को आकर्षित करती आई हैं। मूसी के अलावा कृष्णा की एक और सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। ये खुद तुंगा और भद्रा दो नदियों के मिलने से बनती है। और इसी तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। बिल्कुल। इसके अलावा भीमा, घाटप्रभा और मालाप्रभा जैसी नदियां भी इस बेसिन को ताकत देती हैं और आखिर में ये विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। और पूरब की तरफ जाने वाली नदियों की लिस्ट महानदी के बिना तो पूरी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये पूर्वी भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बहती है। जोंक और तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और उड़ीसा के कटक शहर के पास ये एक बहुत ही विशाल डेल्टा बनाती है। ये पूरा इलाका धान की खेती के लिए एक वरदान है। और अब बारी है उस ज्योग्राफिकल एक्सेप्शन की जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, कावेरी नदी। इन मैप्स और लेक्चर्स को देखते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। कावेरी अपने आप में बहुत अनोखी है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदाबहार है। यही तो रहस्य है। अभी तो हमने समझा था कि प्रायद्वीपीय नदियां गर्मियों में सूखने लगती हैं क्योंकि वो मानसून पर निर्भर है। तो फिर कावेरी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि इसमें साल भर पानी रहता है? इसका रहस्य भारत के मानसून के दोहरे पैटर्न में छिपा है। कावेरी नदी का जो पूरा कैचमेंट एरिया है ना, वो ऐसी जगह पर है जहां उसको दो अलग अलग मानसून से फायदा मिलता है। दो अलग अलग मानसून कैसे? जब गर्मियों के बाद आम साउथ वेस्ट मानसून आता है तो केरला और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में भारी बारिश होती है। इससे कावेरी के ऊपरी हिस्से को पानी मिल जाता है। अच्छा, और सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में जब मानसून वापस लौट रहा होता है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, तो वो हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। इससे कावेरी के निचले हिस्से को पानी मिल जाता है। क्या बात है! मतलब प्रकृति ने कावेरी के लिए एक इनबिल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है। एक मानसून जाता है तो दूसरा आकर ड्यूटी संभाल लेता है। बिल्कुल, इसीलिए कावेरी गर्मियों में भी बहती रहती है और इसकी इसी लगातार बहने की ताकत और पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा अंतर क्लियर कर लेना चाहिए। गोदावरी को उसके आकार और उम्र के कारण दक्षिण गंगा कहते हैं, लेकिन कावेरी को उसके लगातार बहने के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। एकदम सही। ये दोनों फर्क ध्यान रखने वाले हैं। चलिए अब एक बिल्कुल नई दिशा में चलते हैं। हमने पूरब जाने वाली नदियों को देख लिया जो ढलान के साथ बहती हैं, लेकिन इस 3D मैप में एक और अजीब चीज दिख रही है।
कुछ नदियां इस ढलान के बिल्कुल खिलाफ पश्चिम की ओर बह रही हैं। हाँ, और सीधे अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। जब पूरा पत्थर पूरब की तरफ झुका है तो ये विद्रोही नदियां पश्चिम की तरफ कैसे बह पा रही हैं? उन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? इन विद्रोही नदियों के पीछे जियोलॉजी का एक बहुत बड़ा साइंस काम कर रहा है, जिसे हम भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली, ये कैसे बनती है? देखिए, हमारी जमीन के अंदर लगातार टेक्टोनिक हलचलें होती रहती हैं। लाखों साल पहले जब प्लेट्स खिसक रही थीं, तो जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। इस खिंचाव से दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा नीचे धंस गया। जैसे कोई ट्रैपडोर अचानक से नीचे खुल गया हो। सही एग्जाम्पल है। वो जो धंसा हुआ गहरा हिस्सा है, वही भ्रंश घाटी कहलाता है। और पानी का तो नियम है कि वो हमेशा सबसे निचले रास्ते पर ही बहता है। तो इसका मतलब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन गहरी घाटियों में गिर जाती हैं और फिर उनके पास वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। एकदम। पूना पठार भरे ही पूरब की तरफ झुका हो, लेकिन इन रिफ्ट घाटियों का अपना एक अलग ढलान है जो पश्चिम की तरफ है। इसीलिए ये नदियां इन संकरी घाटियों में कैद होकर पश्चिम की तरफ बहने को मजबूर हो जाती हैं। मैंने इन नोट्स में एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला देखा इसको याद रखने का। इसे एक सैंडविच की तरह समझाया गया है, VNST फॉर्मूला। हाँ, वो बहुत इफेक्टिव है। VNST मतलब सबसे ऊपर V से विंध्याचल पर्वत की रेंज है, उसके ठीक नीचे N से नर्मदा नदी की घाटी है, फिर S से सतपुड़ा पर्वत आता है और उसकी नीचे T से ताप्ती नदी की घाटी है। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच एक सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि ये नदियां इन घाटियों में बहती हैं तो इनका कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाता है। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। सही कहा आपने। ये डेल्टा की जगह एस्चुरी या एस्चुरी बनाती हैं, जिसे हम ज्वारनद मुख भी कहते हैं। ऐसा क्यों? सिल्ट जमा क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि रिफ्ट घाटी का रास्ता कोई समतल मैदान नहीं है, वो बहुत कठोर चट्टानों से बना है। रास्ता संकरा होने की वजह से नदी बहुत तेज रफ्तार से बहती है। रफ्तार तेज और चट्टाने कठोर। हाँ, तो वो अपने किनारों को काट नहीं पाती और उसके पास जमा करने के लिए मिट्टी या गाद नहीं होती। नतीजा ये होता है कि नदियां बिना डेल्टा बनाए सीधे समंदर के खारे पानी में टकरा जाती हैं। समझ गया। वैसे नर्मदा का सफर किसी एपिक कहानी जैसा लगता है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटियों से इसका उद्गम होता है और यहाँ ज्योग्राफी का एक बड़ा ही काव्यात्मक सीन देखने को मिलता है। आप सोन नदी की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही। अमरकंटक की उसी चोटी के पास से एक और नदी निकलती है, सोन नदी। नर्मदा जहां पश्चिम की तरफ भागती है, वहीं सोन नदी बिल्कुल उल्टी दिशा में उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिल जाती है। एक ही जगह से निकलकर दो अलग दिशाओं में जाना, ये वाकई अद्भुत है। और नर्मदा जब आगे चलकर जबलपुर के पास से गुजरती है, तो वो सफेद संगमरमर की चट्टानों से गिरते हुए धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। हाँ, जहां पानी इतनी तेजी से गिरता है कि धुएं जैसा कोहरा बन जाता है। कमाल का नजारा होता है। अच्छा, अब ताप्ती की बात करें तो वो भी नर्मदा के समानांतर ही बहती है। बिल्कुल। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर रिफ्ट घाटी से होते हुए पश्चिम की तरफ आती है और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन हमारे ऐतिहासिक शहर सूरत से है, जो इसके तट पर बसा है। इसको याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक थी नोट्स में। सूरज हमेशा तपता रहता है, तो उस तपिश से ताप्ती नदी और उस तपिश के किनारे बसा है सूरत। ये आसान और याद रखने लायक है। और इन नोट्स में खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद रखने के लिए एक समांतर ट्रिक भी थी। हाँ, वो ट्रिक बहुत फेमस है। सा से साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा और ता से तप्ती। ये चारों आकर गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। तो हमने अभी तक उन नदियों की बात की जो समुंदर तक पहुंची जाती हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर। लेकिन अब आते हैं कि ऐसे इलाके में जहां की कहानी बिल्कुल अलग है, राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाके। ये नदियां वाकई हमारी उम्मीदों को चुनौती देती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कभी समंदर तक पहुंचती ही नहीं है। सबसे पहला नाम इसमें माही नदी का आता है। माही नदी की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल। ये विंध्याचल से निकलकर पहले उत्तर की ओर जाती है और कर्क रेखा को पार करती है। फिर वहां की भौगोलिक रुकावटों की वजह से एक यू टर्न लेती है और वापस दक्षिण की तरफ आते हुए दोबारा उस रेखा को काट देती है। ये अपने आप में बहुत रेयर है। इसके बाद एक और अहम नदी है साबरमती। साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ये अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है,
और जो ऐतिहासिक साबरमती आश्रम है वो इसी के किनारे बसे हैं। वही बात है। लेकिन इन रेगिस्तानी नदियों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी नदी लूनी है। लूनी, जिसे द शेप शिफ्टर भी कहा गया है नोट्स में। ये अजमेर के पास अरावली की पुष्कर घाटी से शुरू होती है ना? हाँ, और इसका विज्ञान बड़ा ही हैरान करने वाला है। शुरुआत में जब ये पहाड़ों से निकलती है तो इसका पानी ठीक बाकी नदियों की तरह मीठा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़कर बाड़मेर के बालोतरा इलाके तक पहुंचती है, कहानी बदल जाती है। वो कैसे? रेगिस्तानी मिट्टी में जो नमक और खनिज लाखों सालों से दबा है वो इसके पानी में घुलने लगता है, तो बालोतरा तक आते आते ये पूरी तरह से खारी हो जाती है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम लूनी या पुराने संस्कृत किताबों में लावण्यावती रखा गया था, जिसका मतलब ही नमक वाली नदी होता है। बिल्कुल। और लूनी का अंत किसी समंदर में नहीं होता, ये एक इनलैंड नदी है। ये भारमर से आगे बढ़कर गुजरात के कच्छ इलाके में जाती है। और वहां कच्छ के रन के उस विशाल दलबली जमीन ने फैलकर आखिरकार जमीन के अंदर ही गायब हो जाती है। उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान ने पूरी नदी को निगल लिया हो। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ होती है कि भारत का ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र सिर्फ पानी और चट्टानों का खेल नहीं है। ये प्रकृति की एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत इंजीनियरिंग है। एकदम। पश्चिमी घाट का वो ढलान जिसने नदियों को पूरब भेजा, विंध्याचल और सतपुरा की वो भ्रंश घाटियां जिन्होंने पानी को पश्चिम मोड़ा, और मानसून का वो पैटर्न जिसने कावेरी को सदाबहार बनाया, इन सभी चीजों ने मिलकर भारत की जिंदगी को आकार दिया है। मतलब इन भौगोलिक घटनाओं ने ही तय किया कि हैदराबाद कहाँ बसेगा, सूरत कैसे फले फूलेगा और महानदी के डेल्टा में कितनी फसल उगेगी। ज्योग्राफी ने ही हमारी सिविलाइजेशंस का नक्शा बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज हमने समझा कि ये पश्चिमी घाट उन टेक्टोनिक ताकतों के साथ मिलकर इन नदियों का भाग्य तय करने वाले सबसे बड़े बॉस हैं। पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से? अगर हम पिछले सालों के प्रश्नों का विश्लेषण करें तो कुछ फैक्ट्स बार बार आते हैं। चलिए एक रैपिड फायर अंदाज में उन्हें देख लेते हैं। गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर है, जो कृष्णा की सहायक है। और कच्छ के रेन में विलुप्त होने वाली नदी लूनी है। स्क्रीन पे सवाल है, दिल में कमाल है, जीके का नशा ये फन बेमिसाल है। नर्मदा टपती या गोदावरी, कौन सी नदी कर्क रेखा काटती? वीडियो के अंत में मेरी अपील है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले गहन अध्ययन में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भूगोल को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि समझते भी रहें।